नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्रदेश का प्रश्न देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। पहलगाम हमले के बाद से सरकार और सेना एक्शन मोड में है। इस बीच देशव्यापी स्तर पर बुधवार को मॉक ड्रिल की जाएगी। देश के कुल 244 जिलों में यह मॉक ड्रिल की जाएगी। बुधवार को होने वाली मॉक ड्रिल के लिए एमपी के भी 5 शहरों को चुना गया है। इनमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी शहर शामिल हैं। इन शहरों में कल होमगार्ड्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस के जवान मॉक ड्रिल करेंगे। बुधवार दोपहर बाद 4 बजे से सायरन के माध्यम से खतरे की सूचना, ब्लैकआउट, प्रमुख सरकारी और गैर सरकारी इमारतों को सुरक्षित रखने, दुर्घटना की स्थिति में घायलों को सुरक्षित निकालने जैसी गतिविधियों की ड्रिल की जाएगी। इस संबंध में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। तो रण का सायरन कल बजेगा, तैयार हमें रहना है। इस पर आज हम बहस करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ेगा जिनसे हम जानेंगे कि हमें कैसे तैयार रहना है, हमें क्या तैयारियां करनी है। पैनिक नहीं करना है लेकिन तैयार रहना है, यही आज का प्रश्न भी है। इसके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। देश के 244 जिलों में बुधवार शाम डिफेंस ड्रिल होगी। इन 244 जिलों में मध्य प्रदेश के 5 और छत्तीसगढ़ का 1 जिला भी शामिल है। बुधवार शाम मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी में डिफेंस ड्रिल होगी, जबकि छत्तीसगढ़ में दुर्ग में ये ड्रिल होनी है। इसे लेकर भोपाल में सीएम हाउस में बड़े अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सेना के अलग अलग विंग के अफसर, मुख्य सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर समेत अन्य बड़े अधिकारी शामिल हुए। भोपाल में इस ड्रिल को लेकर खास तैयारी की जा रही है। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी ने बताया कि भोपाल में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल समेत कई स्थानों पर ये ड्रिल होगी। अलग अलग स्थानों पर सायरन बजेंगे। लोगों को हवाई हमले जैसी स्थिति में अपनाए जाने वाले मूलभूत नियमों को लेकर जागरूक किया जाएगा। रात में भोपाल में ब्लैकआउट किया जाएगा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस की टीमें इन ड्रिल्स में हिस्सा लेंगी। भी आकस्मिक कब होनी है, कल का दिन डिसाइडेड है मॉक ड्रिल को लेकर, किस तरीके से होगी, कितने शहर को कवर किया जाएगा और कौन कौन को शामिल किया जाने इसके बारे में आपको विस्तार से बाद में आपको साझा किया जाएगा। क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूट और सर हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के साथ भी मीटिंग करेंगे, क्या है इसमें महत्वपूर्ण जो भी स्टेक होल्डर, जो भी घटक हैं, एक आम व्यक्ति जागरूक रहे, सजग रहे, सतर्क रहे, इस चीज को लेकर के जरूर एक अभियान चलाया जाए। ऐसी ही तैयारियां इंदौर में भी की जा रही है। डिफेंस ड्रिल इंदौर के साथ ही महू में ही होगी। होमगार्ड यहां नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। इंदौर में सिविल डिफेंस के 700 वॉलंटियर्स रजिस्टर्ड हैं। ये वॉलंटियर्स भी डिफेंस ड्रिल में हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार के जो विस्तृत दिशा निर्देश हैं वो अभी राज्य शासन के द्वारा जारी किए जाएंगे, लेकिन जो प्रारंभिक तैयारी हमारी है वो हमारी तरफ से की जा रही है। खासतौर पर होमगार्ड इसमें एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। लगभग हमारे 600 से 700 ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो सिविल डिफेंस के लिए पहले से रजिस्टर्ड हैं, उनका हम लोग इसमें उनकी सहायता लेंगे। इसके साथ साथ जो शहर में सायरन की एक व्यवस्था होती है वो कहीं न कहीं पिछले वर्षों में जो बीएसएनएल के खासतौर पर होते थे वो डिसफंक्शनल हो गए हैं, तो उनका क्या विकल्प है उस पर भी हमारी टीम काम कर रही है, जो शाम तक इस चीज़ को वो कर लिया जाएगा, क्लियर कर लिया जाएगा। इस तरह की डिफेंस ड्रिल युद्ध के समय हवाई हमले से बचने के लिए की जाती है। इस ड्रिल में हवाई हमले की चेतावनी के लिए सायरन बजाए जाते हैं। नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाता है। छिपने के लिए बंकर या मजबूत इमारतों का इस्तेमाल, ब्लैकआउट किया जाता है। सभी लाइट बंद कर दी जाती है। चिकित्सा, अग्निशमन, आपातकालीन किट के इस्तेमाल का प्रशिक्षण। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर पर सिविल डिफेंस ड्रिल की जा रही है। ये ड्रिल राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा के लिए की जा रही है, ताकि युद्ध जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए लोगों को तैयार किया जा सके। भोपाल से अजय शर्मा और इंदौर से तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व एडीजी विजय वाते साहब हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं। विजय सर, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। साथ ही मेरे सहयोगी नीलेश भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं रायपुर से। नीलेश, आपके पास आऊंगा, पहले विजय सर के पास जा रहा हूं। विजय सर, एक बड़ा पुराना शेर है साहिर लुधियानवी साहब का। वो कहते हैं कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। लेकिन दिक्कत यह है कि जब पड़ोसी ढीठ हो, ना मान रहा हो, तो फिर हमें हर सूरत के लिए तैयार रहना चाहिए, और ये समझदारी भी इसी तरफ इशारा करती है।
अब जब हर तरह की सूरत के लिए हमें तैयार रहना चाहिए तो फिर तैयारी हर तरह की होनी चाहिए। विजय सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं तो उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, लेकिन सुना है कि 1971 में इस तरह की ड्रिल देश भर में की गई थी भारत पाक युद्ध के दौरान। तो वाकई क्या कुछ मसला बड़ा है इस बार? हम सबको कमर पेटी अपनी बांध लेनी चाहिए? जी, 1971 में मैं 21 साल का था। जी शुरू नहीं हुआ शायद है? जी जी बोलिए सर। मैं दिख रहा है क्या? नहीं, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल सर, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। हाँ, मुझे नहीं दिख रहा था, मेरी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ नहीं, 1971 में मुझे याद है, मैं 21 साल का था, कॉलेज में पढ़ रहा था, और ये तब हमने लॉकआउट और ये मॉक एक्सरसाइज, मॉक ड्रिल वगैरह देखी है। उसके बाद मैं आसाम में रहा, पदस्थ रहा। तब भी मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट खास तौर पर देखा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज उस अर्थ में है कि अगर नागरिक थोड़ा प्रबुद्ध हो जाए और उसमें नागरिक भावना विकसित हो जाए, क्योंकि हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि हम सिर्फ युद्धाभ्यास के लिए ही मॉक ड्रिल करते हैं, और उसी को हमने देखा है पिछले 20-21 वर्षों में। लेकिन ये सिविल डिफेंस की जो एक्सरसाइजेज हैं, ये वैसे भी होते रहना चाहिए। कई बार जो राष्ट्र प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उस समय भी अगर हमारा सिविल डिफेंस महकमा तैयार रहता है, तो उसके सपोर्ट के लिए हमें इसमें नागरिक को कोई विशेष काम नहीं करना है। नागरिक को केवल समझना है कि जो ये नियम बना रहे हैं या जो अपील कर रहा है प्रशासन या शासन या सेना या देश, वो उसका कारण क्या है। अगर हम कहते हैं कि आप अंधेरा रखिए, तो कारण ये है कि ऊपर से आने वाले जहाज को आप पहचान में ना आए, और अगर आपसे कहा जाए किसी ऐसी जगह छुप जाइए जिस पे सीधे आपको वार न पड़े, तो आपकी बचत के लिए ही है। या अगर कोई आपके पास में घायल होकर पड़ गया है, तो उसको कैसे ले जाए अस्पताल, अस्पताल कहाँ है, ये सारी जानकारी वैसे भी एक आम आदमी को होना चाहिए। जैसे सीपीआर के बारे में अभियान चलाया गया, किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो उसको सीपीआर दिया जाए, ये सिखाते हैं, आजकल सिखा रहे हैं। तो ये नागरिक कर्तव्य है। तो ये वैसे भी होते रहें तो हमारे देश के नागरिकों में एक नागरिक भावना विकसित होगी। मुख्य बात यह कि इसमें आप बहस नहीं कर सकते, तर्क नहीं कर सकते। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, युद्ध में आप तर्क नहीं कर सकते। अगर युद्ध में सैनिक तर्क करेंगे तो कोई किसी का हुक्म ही नहीं मानेगा। नहीं, ठीक बात है, वो कोई डिबेट नहीं है, वो तो जंग है, और जंग में फिर कहते हैं ना, वो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो लव तो खैर रहा नहीं पाकिस्तान से, हाँ वॉर की स्थिति जरूर है जिस तरह के उसके बिना डिसिप्लिन के कोई हो नहीं। पाकिस्तान के साथ हम तो वार करेंगे नहीं। वॉर तो अगर वो करेंगे तो ऐसा जवाब देंगे कि वो खत्म हो जाएंगे। हाँ नहीं, ये ठीक है सर, इस बार हम वार नहीं करने वाले हैं। इस बार यही कह रहे हैं कि इस बार आर पार कीजिए। विजय सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास, मेरे दो सहयोगी मेरे साथ हैं, रायपुर से नीलेश और भोपाल से अजय मेरे साथ आ गए हैं। उसके बाद विजय सर मैं आपके पास आता हूं। नीलेश, छत्तीसगढ़ का एक जिला दुर्ग, जहां तैयारी के लिए बोला गया है, और दुर्ग तो अपने आप में दुर्ग है, तो ऐसे में दुर्ग में क्या तैयारियां हैं मॉक ड्रिल को लेकर? देखिए, अभी हाई लेवल मीटिंग जो है वो शाम को हुई, कलेक्टर और इसके अलावा आईजी पुलिस रेंज के जो हैं वो, और इसके अलावा जो भी यहाँ पर कई सारी यूनिट हैं केंद्रीय जो सुरक्षा बल की एजेंसियां हैं, चाहे वो आईटीबीपी हो या सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, ऐसी एजेंसियों की एक एक यूनिट, क्योंकि छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित इलाका है, तो जो बैकअप के तौर पर जो यूनिट रखी जाती है, उनकी यूनिट भी भिलाई में मौजूद है। तो उन लोगों के जितने भी कमांडेंट हैं, अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ एक बैठक करने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि दुर्ग में शाम 4 बजे कल जो है वो एक ये मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके लिए सायरन की जो व्यवस्था करनी है वो जगह जगह पूरे शहर में, भिलाई और दुर्ग में लगाए जाएंगे। और इसके अलावा तैयारियों को लेकर जो अधिकारी हैं उन्होंने भी कुछ जानकारियां साझा की हैं। उन्होंने ये कहा है कि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति को देखते हुए अभी फिलहाल दुर्ग में मौजूदा स्थिति में भी 1000 बेड की ऐसी जगह है अस्पतालों में, जहां पर तत्काल अगर 1000 लोगों को मेडिकल इमरजेंसी की आवश्यकता पड़े तो उनको मेडिकल सुविधाएं दी जा सकती हैं। उसमें से 800 बेड ऐसे हैं जो ऑक्सीजन युक्त बेड है, यानी कि अगर ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ी तो वो भी दिया जा सकता है 800 लोगों को। इसके अलावा एक वीडियो भी जारी किया जाएगा कुछ देर में
प्रशासन के द्वारा, जो कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए वायरल करने की कोशिश की जाएगी और सोशल मीडिया पर उसको प्रचारित किया जाएगा। और मैन टू मैन भी जो सामाजिक तौर पर जैसे कोई प्रमुख हैं और कोई ऐसे यूनियन है, उनके लीडर हैं, तो ऐसे लोगों को भी दिया जाएगा जो एडमिन हो और कि ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में उस वीडियो को शेयर करें, जिसमें मॉक ड्रिल के समय कोई भी ऐसी स्थिति निर्मित ना हो जाए कि लोगों को ऐसा लगे कि वाकई कुछ घटना हो गई है। उससे बचने के उपाय उसमें पहले से बताए गए रहेंगे और मॉक ड्रिल को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। वो वीडियो भी अभी कुछ देर में वायरल कर दिया जाएगा और उसको लेकर शाम को 4 बजे इसका एक्चुअल में मॉक ड्रिल किया जाएगा। ये जानकारी दी गई है और तैयारी पूरी कर ली गई है। और इसको लेकर सबसे ज्यादा फोकस इस बात का भी है प्रशासन का कि किसी भी तरह का अफवाह ना उड़ जाए। हाँ, किसी बस तरह की ये कोई एक ऐसी चीज है स्थिति ना जो बन जाए। ऐसे मौकों पर ख्याल रखनी है आपको कि पैनिक नहीं होना है और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। प्रमाणित जो सूत्र हैं या स्रोत हैं वहीं से आपको चीजें जो हैं उन्हीं को मानना है। इस बीच डिबेट में हमारे साथ पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ के नवीन कुमार भटनागर सर जुड़ रहे हैं। नवीन सर, मैं डिबेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नवीन सर, आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है, आवाज आ रही जी है। नवीन सर, चूंकि हम आपको पैनल में बुलाने का मेरा एक ही मकसद था कि आप एनडीआरएफ से हैं और किसी भी तरह का डिजास्टर रिलीफ हो उसमें आप एक्सपर्ट हैं। तो नवीन सर, मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि एक नागरिक के नाते जब देश जंग की तरफ बढ़ रहा हो, ऐसा जो दिखता है, अभी क्लियर नहीं, हम भी पैनिक नहीं फैलाएंगे, लेकिन एक नागरिक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी है और हमें खुद को कैसे तैयार करना है? जी, इसको जंग के तौर पे मत लीजिए, इसको अपनी सेफ्टी के लिए लीजिए। एक्चुअली एक साल में एक बार होनी ही चाहिए, चाहे जंग हो या ना हो, हमें हर टाइम प्रिपेयर होना चाहिए। क्योंकि इस टाइप की एक्सरसाइज में हम सिखाते हैं, बताते हैं लोगों को इन केस ऑफ एनी क्राइसिस। ये तो छोड़ दीजिए जंग वाली बात, अगर वैसे भी कोई क्राइसिस होती है उस कंडीशन में हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स है। इसके अलावा बहुत से ऐसी इंस्टांस होते हैं जिसके अंदर हमें पब्लिक को सबको तैयार रहना पड़ता है 24 घंटे। और जो ये इसको ऐसे लीजिए। और दूसरा ये है कि इसको होने से फायदा है क्राइसिस से, तो आपको घबराहट नहीं होती है। इमीडिएटली अगर सायरन बजने शुरू हो गए तो बहुत से लोग पैनिक पे आ जाते हैं। और इवन देन मैंने महसूस किया है, देखा भी है, लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। बुढ़े लोग जो होते हैं, कमजोर लोग जो होते हैं, और उनको और प्रॉब्लम आ जाती है, वो समझ में नहीं आता करना क्या है। तो ये एक्सरसाइज होने से फायदा है कि हम लोग को पता है कि क्या करना है इमरजेंसी के अंदर। उसके लिए बराबर आपको जो रेस्क्यूअर्स हैं, जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ के लोग हैं, जो दीगर पुलिस फोर्सेज हैं, ये सब आपको ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं। इवन देन अपने टोटल टीवी चैनल्स हैं, वो भी लगातार आपको बताते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनडीएमए की तरफ से एक डिवाइस आपके मोबाइल में एक प्रोग्रामिंग फिट किया हुआ है सबके। तो ऐसी केस होने पर हाँ, उसके कई बार सायरन भी बजे हैं फोन पे, मोबाइल पे आपके पास मैसेज आएंगे जिसके अंदर पूरी तरीका बताया गया है कि आपको ऐसी वार लाइक सिचुएशन में क्या करना है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि जो इमरजेंसी दवाएं हैं और थोड़ा बहुत राशन, ये जरूर रखिए एज ए प्रिवेंटिव मेजर। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि सारे लोग टूट के पड़े, लेकिन जो थोड़ा बहुत राशन है, दवाइयां हैं, बस यही तो इस डिबेट का मकसद था सर, कि हम बता सकें कि क्या क्या आपके पास रखना है। मैं जब दूसरी बार आऊंगा आपके पास तो पूछूंगा कि हमें क्या स्टोर करना है। अजय मेरे सहयोगी हमारे साथ है। अजय, देखिए, वैसे तो जब दो नियम को मानने वाले देशों में जंग होती है तो जो पहले टारगेट्स होते हैं वो मिलिट्री बेसिस होते हैं, एयरफोर्स बेसिस होते हैं, पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारा जो पड़ोसी है वो इतना ढीठ है कि वो पता नहीं नियमों को माने कि ना माने, उसके लिए शायद टारगेट हम और आप जैसे आम आदमी भी हों। तो इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपनी क्योंकि जब दो योद्धा लड़ रहे हों तो जो शरीफ योद्धा है उसको ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है। तो ऐसे में भोपाल कितना तैयार है, मध्य प्रदेश कितना तैयार है? इसमें एक बात जोड़ देता हूँ, सिर्फ दोनों एटॉमिक एनर्जी से लेस देश जो है, दुनिया की चिंता जो है वो ये है कि दोनों परमाणु शक्ति देश आमने सामने है। तो ऐसे में जब युद्ध शुरू होते हैं तो 21 हद तक जाते हैं ये कोई नहीं जानता है।
बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने रशिया और यूक्रेन जैसी कंट्री का है। युद्ध कब से चल रहा है, कितना लंबा चल रहा है, एक देश पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, दूसरे देश के अपनी स्थितियां। हम सालों से कश्मीर में जिस तरीके के हालातों का सामना कर रहे हैं, उस तरीके के हालातों का सामना करने के लिए हमने सोचा था पिछले कुछ अरसे में वहां पे शांति की जिस तरीके से हुई थी, वहां का टूरिज्म बढ़ा था। उसके राजधानी भोपाल पे आता हूँ तो खतरे ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं है। राजधानी भोपाल में कई मर्तबा इस तरीके की स्थितियों और परिस्थितियों में आतंकी पकड़े गए हैं जो सीमा पार के लिए काम कर रहे थे, जो यहाँ पर स्लीपर सेल के तौर पर काम करते नजर आए हैं। भोपाल की जेल में वो खुखार कैदी बंद है जिनके ऊपर कई गंभीर और संगीन आरोप हैं देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के। यही कारण है कि भोपाल समेत जबलपुर भी उसमें से एक शहर है। तो ये कई शहर हैं जिनमें मॉक ड्रिल होने वाली है, जिसके लिए आज दिन भर मुख्यमंत्री आवास पे जो है न सिर्फ मंत्री मोहन यादव ने तमाम एडीजीज और जितने भी बड़े पुलिस के अधिकारी थे, डीजीपी की अगुवाई में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन और जितने तमाम पुलिस कमिश्नर्स थे, उन सब की बैठक हुई। और बैठक में तय हुआ है कि कल राजधानी भोपाल में मॉक ड्रिल होगा। इसके अलावा कटनी में होगा, ग्वालियर में होगा, इंदौर में होगा। कई बेस कैंप हैं, ग्वालियर में है। वायुसेना का यदि बात करें तो महू जो अम्बेडकर नगर है, वहाँ एक आर्मी का बड़ा वो है। इसके अलावा 2 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है हमारे जबलपुर में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है हमारी, गोला बारूद वहां से आता है, वहां का भी थोड़ा मामला वैसा रहेगा। अजय, तो ये वो तस्वीरें हैं जहां पे जो संवेदनशील इलाके हैं, और इन इलाकों में लगातार जिस तरीके की परिस्थितियां बनती बिगड़ती रही हैं, उसके बाद से सरकार इन तमाम इलाकों की सुरक्षा को जो है चाक चौबंद करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए किस तरीके से युद्ध के हालातों में सेल्फ डिफेंस को लेकर काम करना चाहिए। सेल्फ डिफेंस कई तरीके के लोग आजमाते रहे और काम करते रहे, लेकिन ये 71 के बाद जनरेशन बहुत बड़ी रही है जिसको नहीं मालूम है कि युद्ध के समय सेल्फ डिफेंस कैसा होता है। आमने सामने आप किसी से लड़ाई करने नहीं जा रहे हैं। आमतौर पर हम स्कूलों में कराटे सिखाते हुए दिखाते हैं, और भी आजकल हार्ट को लेकर जैसे विजय वाते साहब बता रहे थे कि आजकल शुरू हो चुका है हेल्थ से रिलेटेड मामले में, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं देखा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में असमंजस है। अब एक व्यक्ति थे, आज मैं मिल रहा था कि ब्लैकआउट कैसा होगा साहब, तो ब्लैकआउट बोले कि साहब वो तो लाइट चली जाएगी पूरी तरीके से, तो बोले साहब मेरे यहाँ का तो जनरेटर है वो चालू हो जाएगा। तो ये कई किस्से हैं। नहीं, ब्लैकआउट का मतलब वो कतई नहीं है। बेसिकली ब्लैकआउट में आपको किसी भी विमान को अपने आप को ऐसा नहीं दिखाना है कि आपका घर यहां है या आपका ठिकाना वहां पर है, क्योंकि अगर आपने किसी भी तरह की रोशनी की तो ऊपर उड़ते हुए दुश्मन फाइटर्स आपको पहचान लेंगे और आपको सटीक निशाना वो आप पर लगा पाएंगे और रात में विजिबिलिटी के तौर पर उस लाइट का इस्तेमाल करेंगे। मैं लौटता हूं इस पर आपके पास अजय। विजय सर हमारे साथ हैं, विजय वाते सर। विजय सर, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या सबको बराबर तैयारी करनी चाहिए या पारंपरिक तौर पर हमने जो देखा है पुराने युद्ध के जो हमारे रहे हैं हमारे अनुभव, जहां जहां पावर प्लांट्स हैं, जहां बड़े सैनिक बेसिस हैं, एयरफोर्स बेसिस हैं, उसके आसपास रहने वाले लोगों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए और शायद तैयारी भी उन्हें ज्यादा बड़ी करनी चाहिए? विजय सर, जी सतर्क तो जी सतर्क तो जी नहीं, सतर्क तो सबको ही रहना चाहिए। तैयारी की जहाँ तक बात है तो निश्चित रूप से जहाँ हमारे संवेदनशील प्लांट हैं, पावर प्लांट है या जो भी है, मतलब महत्वपूर्ण स्थान, वहाँ के लोगों को तो नेचुरली करना ही चाहिए, क्योंकि वो कोलेटरल डैमेज है। जब अगर से कोई टारगेट वो होंगे दुश्मन के हमारे संवेदनशील स्थान, तो उसका 1-8 किलोमीटर दाएं बाएं होना स्वाभाविक है। तो वहाँ संभावनाएं निश्चित रूप से ज़्यादा है। जहाँ संभावनाएं ज़्यादा है खतरे की, वहाँ ज़्यादा सतर्कता शासन, प्रशासन, डिफेंस और सभी को करना है। लेकिन नागरिकों को सतर्क तो हर स्थान पर रहना है। सतर्क का मतलब चिंतित नहीं, लेकिन सतर्क होना है कि सायरन आ बजा या ऐसी कोई आवाज़ आई तो हड़बड़ाहट में, घबराहट में जाने के बजाय आप रिएक्ट करो कंपोज हो करके, एक बिना घबराए रिएक्ट करो कि भाई कैसे करें, क्योंकि 99% एकदम से पूरा नष्ट नहीं होता है, बम गिरते भी है। और इतना न्यूक्लियर वार में तो इतनी गुंजाइश होती भी नहीं, लेकिन फिर भी सतर्क सब कुछ रहना चाहिए। हड़बड़ाहट ना हो, घबराहट ना हो, और हम उस स्थिति का मुकाबला कर सकें। और अपने जो कमज़ोर लोग हैं, अपने साथी, चाहे आयु के कारण हो, जैसे वो अज्ञान के कारण कि ब्लैकआउट का मतलब क्या है, हो नहीं होता मालूम, कईयों को नहीं होता। तो और हर किसी को आप इतना ट्रेंड कर भी नहीं पाओगे। आपके घर के ही बुजुर्ग ऐसे होंगे जिनको आप नहीं समझा पाओगे।
तो लेकिन जो लोग समझते हैं वो अपने साथ वालों की हेल्प कर सके, दवाइयाँ पहुंचा सके, इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार होना और एक भावना ये महसूस करना कि सारा देश लाम पर है। लाम पर केवल हमारे फौजी नहीं है, सब कोई अपने काम पे है और सब कोई लाम पे है। मतलब इस दौर में हर व्यक्ति फौजी है। बाकी देखिए, जानकारी के तौर पर इस डिबेट से कुछ निकले, मैं इसीलिए एक बार फिर नवीन सर के पास जा रहा हूं। नवीन सर, एक तो बताइए कि इस वक्त हर भारतीय के घर में वो 4 या 5 चीजें क्या हैं जो होनी ही चाहिए? जी बिल्कुल, सबसे जरूरी चीज यह है कि आप अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे ऐसे टाइम में बंद रखें और उन पे काले रंग का कोई कपड़ा या कागज चिपका दीजिए ताकि घर की लाइट बाहर ना जाए। और अपने पास स्टैंड बाय लाइट जरूर रखिए, जैसे मोमबत्ती है या डिम किस्म की लाइट जला लीजिए, उससे आपको एक घबराहट नहीं होगी। इसके अलावा राशन थोड़ा बहुत जरूर रखें और सबसे जरूरी चीज है मेडिसिन। जो भी घर में इंपॉर्टेंट मेडिसिन लगती है, जो बुजुर्ग लोग हैं या कोई वैसे दवा लेते हैं, वो दवा जरूर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा फर्स्ट एड किट जरूर होना चाहिए। मान लीजिए चोट लग गई है या कोई कट लग गया है तो उसके ऊपर फर्स्ट एड का जो आइटम्स है, जैसे रुई है, बैंडेज है, क्रीम है और आपका स्प्रिट है और इस टाइप की चीजें जरूर रखिए ताकि लगा के ब्लड को तुरंत रोका जा सके। इसके अलावा आपको बराबर ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा कोई बेहोश हो गया है, कोई अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता कोई चीज ऐसी हो गई कि कोई डेथ कंडीशन किसी की हो गई तो सीपीआर देना आना चाहिए। इसके अलावा पैनिक नहीं बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं 71 वॉर में मैंने जब पढ़ रहा था, मैं स्टूडेंट लाइफ में थे, एमए कर रहा था, तब हमने ये सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग ली थी और लोगों के लिए काम किया। हमने अपने नई पड़ोसियों के लिए भी हमने हेल्प करी, लोगों को समझाया, ये सब किया। तो ये सबके लिए जरूरी है, पैनिक ना क्रिएट करें प्लीज। दूसरा, हाई राइज बिल्डिंग का जो अभी कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर ध्यान रखना है कि आप लिफ्ट का यूज ना करें और शांति बना के ही सीढ़ियों से उतरे। इसके अलावा जो बहुत ऊपर रहते हैं बड़े फ्लोर पे, तो वो कोने में बैठ जाएं, नीचे उतरने की कोशिश ना करें, नहीं तो स्टैम्पेड हो सकता है। यानी कि वही जो अर्थक्वेक में जो हमें प्रिकॉशन लेने होते हैं, करीब करीब वही वाली सारी प्रिकॉशन रखें। जी ठीक सर, मैं आपके पास आता हूं। और क्या मेरे पास दो सहयोगी और हैं सर मेरे, उनके पास मैं जा रहा हूं। नीलेश, एक मैं जल्दी से आपसे ये पूछना चाहता हूं कि देखिए, ब्लैकआउट के बारे में कोई जानकारी एक्सपर्ट से आप जुटा पाए हैं क्या? और दूसरा, जैसा अभी अजय ने बताया था उन चीजों को लेके, दूसरा मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि कल किस किस तरह के हमारी फोर्सेस रहेंगी इस मॉक ड्रिल में शामिल, किन किन संस्थानों को स्टैंड बाय रखा गया, उस बारे में क्या जानकारी? देखिए, दुर्ग में फायर ब्रिगेड, क्योंकि एक बड़ी यूनिट है फायर ब्रिगेड की भिलाई स्टील प्लांट के लिहाज से, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट का ही अपने आप में एक फायर ब्रिगेड यूनिट है जो काफी पूरे प्रदेश भर में आसपास के इलाकों में जहां पर भी फायर की स्थिति आती है तो वो वहां पर रिलीफ के लिए जाता है, उनको स्टैंड बाई मोड में रखा गया है। इसके अलावा सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है और जिला पुलिस जो बल है छत्तीसगढ़ पुलिस की, वो तो हाई है। इनके अलावा मेडिकल स्टाफ जो है उनको भी रखा गया है और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो टीम है उनको भी स्टैंड बाई मोड पे रखा गया है ताकि कोई भी स्थिति ऐसी बने। हालांकि ये मॉक ड्रिल है, लेकिन वो तरीके बताने के लिए और लोगों को में कहीं पे भी अगर, क्योंकि कई सारे ऐसे पब्लिक प्लेसेस है जहां पर आमतौर पर हो सकता है किसी को जानकारी नहीं हो, तो अगर वहां पर कोई ऐसी स्थिति बने तो तुरंत रिलीफ ली जाए। इसके अलावा जो बड़े अस्पताल हैं भिलाई दुर्ग के, उनको भी स्टैंड बाई मोड पे रखा गया है कि अगर कोई ऐसी स्थिति हो जाए कि कोई पैनिक क्रिएट हो जाए या फिर कुछ इस तरह दिक्कत हो तो वो तत्काल वहां पर रिलीफ पहुंचाया जा सके। एम्बुलेंस सेवाएं जो हैं उनको भी पूरी तरह से सक्रिय रखा गया है और जो भी जरूरी बाकी चीजें हैं उनको रखा गया। और खासकर अफवाह ना फैले, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अफवाह ना फैले, इस वजह से आज रात से ही सोशल मीडिया पे अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है और कुछ वीडियो रिलीज किए जा रहे हैं कि ऐसी स्थिति अगर आए तो आपको अभी कल की स्थिति में डरना नहीं है। कल शाम को जो 4 बजे का समय तय किया गया है वो मॉक ड्रिल का समय है। ब्लैकआउट की जो बात है, स्वाभाविक है कि 4 बजे यहाँ पर उजाला ही रहेगा, तो उसको लेकर बहुत ज्यादा जो बताने के लिहाज से उसको किस तरह से क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसको जरूर बताया जा रहा है, लेकिन वो उसको लेकर पैनिक की स्थिति नहीं है क्योंकि एकाएक अंधेरा
जिसका बात हमारे सहयोगी अजय भी कह रहे थे कि वो तो लाइट जल जाएगी और लोगों को अंधेरे का भय है, तो वो स्थिति अभी कल वाले मॉक ड्रिल में फिलहाल नहीं है। तो उसको लेकर लेकिन अवेयर वीडियो में जरूर किया जाएगा और उसकी जानकारी जरूर साझा की जाएगी। ठीक, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। अजय, एक चीज मुझे आपसे पूछनी है। ये देखिए, जब अफवाह की बात चल रही है तो कहीं बस डर इस बात का है कि ऐसी स्थिति ना हो कि वो कोरोना काल की तरह एटीएम के बाहर लाइन लग जाए कि कैश रख लो, क्योंकि अगर हमला होता है तो टावर पर भी हमला होगा, टावर टूटेंगे तो आपके नेटवर्क नहीं आएंगे, आपका यूपीआई नहीं चलेगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं होगा, तो आपका कैश होना चाहिए, राशन तो घर में होना ही चाहिए। तो बस एक डर इस बात का भी है कि कहीं लोग इतने पैनिक ना कर जाएं अभी से कि पता लगा वो कोरोना काल जैसी लाइन दिखने लगी, तमाम चीजें। बिल्कुल आसिफ, इतने सालों में आपने और हमने कभी इस तरीके का माहौल नहीं देखा, इस तरीके की तैयारियां नहीं देखी। जैसा आप बता रहे थे शुरुआती दौर में कि 71 के बाद अब पहली बार इस तरीके से मॉक ड्रिल होने वाली है, तो लोगों के मन में एक अजीब किस्म की घबराहट तो है ही। अधिकारियों से भी आज हमारी बात चल रही थी तो उनका सीधे तौर पे कहना है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगा कि पैनिक पैदा हो, और हम भी नहीं चाहते हैं, हम जिम्मेदार चैनल होने के नाते आसिफ, की हम ऐसी कोई बात करें और ऐसी कोई युद्ध से जुड़ी कहानी दिखाएं। वो सिर्फ सीधे तौर पे कहते नजर आ रहे थे ये तैयारी है और इस तरीके की तैयारियां हमेशा होती रहनी चाहिए, आम दिनों में भी होते रहना चाहिए, ताकि इस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां जब भी निर्मित हो तो उनसे निपटा जा सके। तो तमाम अधिकारियों का यही मोटिव था कि आम लोगों के बीच में ना जाया जाए, स्वयंसेवी संस्थाओं को ज्यादा सोसाइटी के करीब लाया जाए, और उन्हीं के माध्यम से जब आम लोग ही आम लोगों को समझाएंगे, जो सोसाइटी के अच्छे लोग हैं या कॉलेज स्टूडेंटों का समझाया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का सबसे ज्यादा फोकस स्कूल और कॉलेजों में है। इस मॉक ड्रिल को लेकर स्कूल और कॉलेजों में ज्यादा से ज्यादा कंडक्ट कराने पर वो अपने पेरेंट्स को बेहतर तरीके से बता पाएंगे घर पे जाके किस तरीके की स्थिति परिस्थिति बनती है, तो हमको इस तरीके से रहना, और ये एक सिलेबस का पार्ट के तौर पर हमको कॉलेज या स्कूल में सिखाया जा रहा है। तो अधिकारियों का अभी तक यही, और स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद ली जा रही है। स्थानीय स्तर पर पुलिस अधिकारियों को बोला जा रहा है कि आप टोली में चौक चौराहों पर जाके बात करिएगा। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की आजकल स्टेट डिजास्टर टीम भी बन चुकी है, काफी अरसे से काम कर रही है, तो उनका बहुत बड़ा बल होता है, उनको अलग जाके बताया जा रहा है। राजधानी भोपाल की बात करूं तो होमगार्ड के जवान उनको बताया जाता है, उनको बताया जा रहा है। तो ये ऐसे बहुत बड़ा अपना प्रशासन का नेटवर्क भी है जो काम करता है गली मोहल्लों तक और इलाकों तक अलग अलग, तो उनको उस तरीके से बताया जा रहा है। लेकिन हाँ, चिंता की जो अब यहाँ से चूंकि मेरे पास बहुत खत्म हो रहा है, मैं अपने दर्शकों को दो बातें कहना चाहूंगा। एक, आप अगर आधे घंटे भी मीम देख लेते हैं, रील्स देख लेते हैं, तो आज आप एक काम करिएगा, एक तो 5 मिनट लगाकर आप यूट्यूब पर या किसी भी अच्छे जगह से आप एक वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि सीपीआर तरीके से दिया कैसे जाता है, और किसी गैर अथॉराइज से नहीं, किसी डॉक्टर से, और हो सके तो किसी कार्डियोलॉजिस्ट का ही आप यूट्यूब चैनल देखिएगा, उनको देखिएगा कि सीपीआर दिया कैसे जाता है। दूसरा, हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया कि ब्लैकआउट होता क्या है और उस ब्लैकआउट के दौरान आपको किन किन सावधानियों को रखना है, वो भी जरा देखिएगा। तो हालांकि देखिए उस तरह की चीजें हैं नहीं, लेकिन समझदार वही है जो हर स्थिति के लिए समझदार हो, और जो बॉर्डर के इस तरफ वाले हैं यानी हम लोग, ये पहले भी समझदार रहे, क्योंकि जंग के हालात हमने नहीं खड़े किए हैं। हाँ, अगर पड़ोसी बदमाशी करने लगे तो फिर सबक तो सिखाना पड़ता है, पुरानी परंपरा है, धीरे धीरे वो भी समझ जाएगा। तो बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका विजय वाते सर, नवीन सर बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, नीलेश, अजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो बात बड़ी सीधी सी है, तैयारी रखनी है हर स्थिति के लिए, और आपने अगर प्लेन में सफर किया है तो वहां पर एयर होस्टेस कहती हैं कि बाकियों की मदद करने से पहले अपनी मदद करें। तो ये भी बहुत जरूरी है कि पहले आप खुद सेटल हो जाएं, अफवाह ना फैलाएं, पैनिक ना करें, और आपको लगे कि आप सक्षम हैं और इस वक्त ठीक हैं, तो आप अपने पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, परिवार की जरूर मदद करें। उनको भी किसी भी स्थिति के लिए आप हमेशा तैयार रहें। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं।